नमस्कार बच्चों, मैं रफ़ीक खान सुरियास, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरुंदा हाजिर हूँ आपके सामने कल के अध्याय को कैसे, कब और कहाँ को आगे लेकर। कल हमने अतीत के बारे में पढ़ा था। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो पुराना अतीत है, इतिहास है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो कैसे तैयार हुआ, हम किस तरह से जानते हैं। 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रशासन अभिलेख तैयार कैसे करता था, उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई थी। ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई थी। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा कभी सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए गए थे। जितने भी शासकीय संस्थान थे वहाँ अभिलेख कक्ष बनवा दिए थे, यानी वहाँ पर रिकॉर्ड रूम बन गए थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब के अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। रिकॉर्ड रूम मतलब अभिलेखागार होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा, उस समय छापे खाने का आविष्कार हुआ नहीं था। जिसकी लिखावट अच्छी होती थी, राइटिंग सुंदर होती थी, उनसे ही नकल की प्रतियां तैयार करवाई जाती थी और उन्हें कहा जाता था खुशनवीसी। उन्हें खुशनवीसी में के माहिर ही लिखते थे। खुशनवीसी मतलब जिनकी लिखावट अच्छी होती हो, सुलेख नवीस भी कहते हैं उसको, उनको, जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। देखो आपके ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, जो कि दिल्ली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक ही बनाए जाते थे। जो भारत के वायसराय थे उनके निवास के नज़दीक बनाए जाते थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। फिर सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। कौन सी बातें? सर्वेक्षण में धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वह मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाता था। इन सब का पता लगाकर ही वहाँ के इतिहास को लिखते थे। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके
तथा व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। वर्तमान में जो जनगणना का कार्य है प्रति 10 वर्ष बाद में किया जाता है। अब 2021 में आंकड़े आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते अब जनगणना 2021 में शुरू हो पाएगी और लगभग 22 तक इसके आंकड़े अब आ पाएंगे। देखो ये कि आपको पौधा दिखाई दे रहा है, शरीफे का पौधा, और इसमें जो फल दिख रहा है आपको, इसको शायद आपने देखा होगा, जिसे अपन सीताफल कहते हैं। ये 1970 के दशक का पौधा है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता था। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जो रिकॉर्ड अपने पास उपलब्ध होते हैं अभिलेखों में, उनमें क्या क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे यह नहीं पता चलता कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद में वो किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयाँ की क्या वजह थी। देखो इसमें ये 2 चित्र और दिए गए हैं। एक ये चित्र दिया गया है जो जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाया गया था, 1832 का चित्र है बंगाल का। इसमें सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। दूसरा आपको ये चित्र और दिखाई दे रहा है, जिसमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 का विद्रोह है ये। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में ये तस्वीर कुछ जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बाकी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बहरहीन थी। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे और अभी नेक्स्ट पार्टों में पढ़ेंगे। अभी इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं और उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनसे हमें सारा रिकॉर्ड मिलता है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। उनको क्या पता कि जो लिखा जा रहा है वो सही है या गलत। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में भी आने लगेगी। देखो ये जो कुछ चीज़ें अपन ने पढ़ी ये इतिहास के बारे में थी। एक ये घटना दे रखी है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया था। एक हड़ताली का कहना है कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें तो चपाती और दाल खानी पड़ती है, उसे जानवर तक नहीं खा सकते। इस पाठ में अपन ने इतिहास और कैसे, कब और कहाँ के बारे में पढ़ा था। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। आप अपनी पुस्तक से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का अभ्यास करें। देखो इसमें 3 क्वेश्चन तो दे रखे हैं, सही और गलत, जिसको आपको पढ़कर सही गलत बताना है। फिर नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं हैं।
अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती हैं। अच्छे प्रश्न है, आप इनको अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।